चलिए आगे अब बात करेंगे जनधन अकाउंट को लेकर किस तरह से इसने कामयाबी की नई इबारत लिख दी। 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और उसके बाद यानी 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास, खासकर गरीबों के उत्थान के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की और इसमें सबसे पहली योजना थी जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यानी आर्थिक पहलू में जो गरीब हैं, जो समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा शख्स है, वो भी शामिल हो, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पीएम ने जनधन योजना की शुरुआत की थी और आज जनधन योजना के पूरे 10 साल हो गए हैं। इस योजना के तहत गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक दशक में इस एकमात्र योजना से बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। शायद हो सकता है आपने बदलाव महसूस किया भी हो और नहीं किया तो अब आप पढ़ेंगे जब ये तब आप समझ पाएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया है। पीएम ने लिखा, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। ये कामयाबी को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी, लेकिन समझेंगे इसका पूरा खाका क्या था और कैसे विश्व पटल पर इस एक योजना की खूब तारीफ भी हुई है। कैसे देश की एक बड़ी आबादी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ पाई। कैसे एकमात्र योजना ने कोविड काल में जब लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर था, तब भी सरकारी मदद डीबीटी के जरिए उनके खातों में पहुंचाने में योजना जो है मददगार बनी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी संभालने के महज 2 महीने बाद यानी 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जनधन योजना के बारे में बताया था और 28 अगस्त 2014 को इसको बाकायदा लॉन्च किया गया और योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। प्रधानमंत्री की ये पहली योजना थी। पहली बार जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर अपना भाषण दिया था, उसमें जनधन योजना का जिक्र था और इसकी पूरी दुनिया में अब तारीफ हो रही है। 10 साल पहले शुरू हुई योजना का अब तक करीब 53 करोड़ लोगों को फायदा मिल चुका है। मार्च 2015 तक 14.72 करोड़ खाता इस योजना के तहत खुला और मार्च 2016 तक आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा। मार्च 2016 तक 21 करोड़ 43 लाख खाते पीएम जनधन योजना के तहत खुल गए थे। 2017 में आंकड़ा 28 करोड़ को पार कर गया। 2018 में 31 करोड़ 44 लाख खाते पीएम जनधन योजना के खुल चुके थे। 2019 में 35 करोड़ 27 लाख खाता धारक थे जनधन योजना के तहत। 2020 में 38 करोड़ 33 लाख खाता धारक। 2021 कोविड का साल था, याद करिए किस तरह से मार्च के बाद ही इसकी शुरुआत एक तरह से हुई थी, लेकिन तब तक 42 लाख 20 करोड़ लोगों का पीएम जनधन योजना के तहत खाता खुल चुका था। 0 रुपए बिना किसी पैसे की खाता खुला है। 2022 तक आंकड़ा बढ़कर 45 करोड़ के पार हो गया और 2023 में 48 करोड़ 65 लाख खाते खुल चुके हैं और इस साल का जो लेटेस्ट आंकड़ा एक तरह से उसमें 2024 में मार्च तक 51.95 करोड़ यानी करीब 52 करोड़ खाते जो हैं जनधन योजना के तहत खुल चुके हैं और जो लेटेस्ट आंकड़ा है 14 अगस्त 2024 का 53 करोड़ 13 लाख खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हैं। बिना किसी रुपए के, बिना किसी 1 रुपए के खर्च के खाते खोले गए और देश की तमाम सरकारें जो हैं, चाहे राज्य की हों चाहे केंद्र की सरकार हो, उनकी योजनाओं का लाभ जो है, जो सीधे लाभांश वाला हिस्सा है, वो इन नागरिकों के खाते में पहुंच पाता है। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जनधन योजना के 1 दशक पूरा होने पर इससे जुड़े अहम आंकड़ों को शेयर किया और इसके सफल रहने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जनधन खाता एक माइलस्टोन है। कैसे, ये भी पूरा उन्होंने समझाया एक तरह से। 10 वर्षों में गरीबों के खोले गए 53 करोड़ 13 लाख जनधन खाते और करीब 80% खाते इसमें चालू हैं, यानी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ज्यादातर खाते इसमें चालू हैं। 14 अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन खातों में राशियां भी जमा रही हैं। 67% खाते ग्रामीण एरिया
और सेमी अर्बन यानी कि जो थोड़े छोटे मोटे टाउन्स हैं उनके रहने वाले लोगों के 55% खाते महिलाओं के हैं। सोचिए आधी आबादी जो है वो भी ग्रामीण क्षेत्र से, सेमी अर्बन एरियाज के, वो भी फाइनेंशियल सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। मार्च 2015 में प्रति खाते में औसत बैलेंस जो था वो 1065 रुपए का था और अब बढ़कर 4352 रुपए प्रति खाते में एवरेज बैलेंस हो गया। यानी अमूमन ये आंकड़ा लगभग 4300 हर अकाउंट में है, ये मान सकते हैं। मार्च 2015 में कुल जमा 15,670 करोड़ रुपए था और अब 10 साल में 2.31 लाख करोड़ रुपए तक यह आंकड़ा पहुंचा है। यानी सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, लोग पैसे बचा भी रहे हैं और इन अकाउंट्स में पैसे सेव भी कर रहे हैं। कौन से लोग हैं प्रधानमंत्री जन धन खाता धारक जो हैं? समाज के अंतिम पंक्ति में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां लोग बैंकिंग सिस्टम को समझते नहीं थे, जानते नहीं थे। उस वक्त याद करिए आप, आज से 7-8 साल पहले बैंक में खाता खुलवाना कितना टफ हुआ करता था। उस समय खुद बैंक के लोग ग्राउंड पर पहुंचे, गांव के लोगों का खाता खुलवाया गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो सबसे पहले यह फैसला लिया गया कि कैसे आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। सरकार इसके लिए खुद आगे आई। पीएम ने इस योजना को लाल किले से अनाउंस किया। इसके जरिए गरीब से गरीब लोगों का बैंक खाता जीरो बैलेंस पर खुला, बिना किसी पैसे के। और इसके बाद डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी सीधे फायदा लाभार्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। इसका असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिख रहा है। आपको 10 राज्यों के बारे में बताते हैं जहां के लोग सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। उसके बाद समझाएंगे कि डीबीटी जरूरी क्यों था। पहले पैसा पहुंचता था और उसमें बंदर बाट होते चला जाता था। जो लाभार्थी थे उनको कम राशि मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपके खाते में राशि आती है। उत्तर प्रदेश में 9.45 करोड़ लाभार्थी हैं और उनको इसके जरिए, इन खातों के जरिए लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लाभार्थी भी है। बिहार में 6 करोड़ 6 लाख लाभार्थी हैं। पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ 18 लाख, मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 38 लाख और राजस्थान में 3 करोड़ 57 लाख लोगों के खाते हैं। महाराष्ट्र में 3 करोड़ 56 लाख खाते हैं। असम में 2 करोड़ 41 लाख, ओडिशा में 2 करोड़ 19 लाख, कर्नाटक में 1 करोड़ 93 लाख, झारखंड में 1 करोड़ 88 लाख। किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार, वहां इस तरह के खाते अगर हैं तो उनका सीधा फायदा लोगों को मिल पा रहा है सीधे तौर पर, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र की योजना हो। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद भी यही था कि जो देश का वंचित वर्ग है, जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं थी, जिनको पता नहीं था कि बैंकिंग सिस्टम है क्या, जब बैंक खाता खुलवाना पहाड़ चढ़ने के बराबर हुआ करता था, उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने का मकसद जो है वो पूरा हुआ है। इसके जरिए इन लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट खोले गए, लोन की राह आसान हुई, इंश्योरेंस पेंशन की सुविधा तय हुई और तमाम योजनाओं का जो फायदा था वो उनके सीधे अकाउंट में पहुंच रहा था। किसी बीच के मीडिएटर्स के जरिए, बंदर बाट के जरिए जो चला करता था, वो तमाम चीजें बंद हुई। और पिछले 10 साल में योजना गरीब लोगों के लिए अहम साबित हो रही है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ये मजबूत कर रही है। कैसे, ये भी समझिए। सिर्फ लाभार्थियों को इसका फायदा नहीं मिला, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी इसका रिफ्लेक्शन मिल रहा है। पीएम गरीब कल्याण योजना 42 करोड़ लोगों को डीबीटी के तहत सहायता इससे मिलती है। 68,820 करोड़ रुपए बांटा गया अलग अलग योजनाओं के जरिए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों से इसकी पहुंच हुई और अब तक 3.24 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो किसान सम्मान निधि के तौर पर देश के किसानों को मिल चुकी है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं। फसल बीमा योजना के तहत 23 करोड़ 22 लाख किसान लाभार्थी हैं, आवेदक हैं और योजना के तहत अन्नदाताओं को अब तक 1.56 लाख करोड़ रुपए क्लेम दिया जा चुका है उनके खातों में। वन नेशन वन राशन कार्ड भी इसका एक प्रमुख हिस्सा है। इस योजना के तहत भी करोड़ों गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो 2014 में पीएम मोदी ने जन धन योजना को लॉन्च किया था। तब उन्होंने स्कीम को लेकर क्या कहा था, सुनते हैं। गांव गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं, लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है। अगर पति को बुरी आदतें लगी है तो उस महिला को चिंता रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए। जब खाता खुल जाएगा उन महिलाओं को कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। और इसलिए
बैंकिंग सेक्टर के जिन महानुभावों ने इस काम को किया है, आपने 20 साल नौकरी की होगी, 25 साल नौकरी की होगी, आपने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो ये तमाम योजनाएं हैं जिनकी लाभांश की जो राशि है वो सीधे लोगों के खाते में पहुंचती है। और आप सोचिए 10 साल पहले का जो सिस्टम था, कैसे चाहे वो मनरेगा की ही राशि हो, कैश में मिला करती थी और उसमें भी कई बार शिकायतें आती थी कि जो लाभार्थी हैं, मनरेगा से जुड़े जो ग्रामीण हैं, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। प्रधान ने पैसा ले लिया या कोई सरकारी योजना थी, उसकी राशि अगर लोगों को मिलनी है तो पूरी राशि नहीं मिल पाती थी, बल्कि बीच में ही किसी तरह से कहीं अधिकारी, बाबू, कोई जनप्रतिनिधि है जिसके जरिए राशि पहुंच रही है, वो आधा या इसका एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे। और ये एक बहुत बड़ी शिकायत थी लोगों की। ग्रामीण लेवल पर भी इसका भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, ये आप खुद 10 साल पहले की स्थिति को याद करके देखिए और ये भी तय करिए कि आखिर उस समय बैंकिंग सेक्टर से कितनी बड़ी आबादी जुड़ी थी या कितने लोग बैंक खातों से नहीं जुड़े हुए थे, बैंकिंग सिस्टम से दूर थे, खास करके ग्रामीण इलाकों के अगर आप आंकड़े देख पाएं उस समय के। और अब ये स्थिति बदल गई है। देश की अर्थव्यवस्था में अब ये ग्रामीण आबादी भी, वंचित लोग भी एक तरह से योगदान दे रहे हैं। तो जनधन खाते का सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि लोगों के अकाउंट में सीधे पैसा पहुंच रहा है। सरकार की जितनी भी स्कीम है, उन स्कीम्स का फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए होता है। एक क्लिक से सीधे पैसा आपके खाते में, कोई बीच बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये बदलाव जो है इस जनधन खाते के जरिए आया है पिछले 10 साल में। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव बिना वोटिंग यानी निर्विरोध संपन्न हो गया है। संसद के उच्च सदन में खाली सीटों के लिए इस चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के 2 सहयोगी दलों को 2 सीटें, कांग्रेस का 1 उम्मीदवार जीता है और कुल 12 सदस्य निर्विरोध यानी बिना वोटिंग के ही राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी के संख्या बल में बढ़ोतरी हुई और एनडीए गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। लेकिन कौन कौन से बिल के लिए राज्यसभा से पास होना आसान हो गया है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि गणित ऐसे कैसे बैठा जब एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहा है या पहुंच गया है। दरअसल राज्यसभा में एनडीए की आत्मनिर्भरता के पीछे ये आंकड़ा बेहद अहम है। कुल 12 सीटों पर उपचुनाव हुए और निर्विरोध उपचुनाव हुए, वोटिंग नहीं हुई। 11 सीटों पर एनडीए जीता और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है तेलंगाना से, जहां अभिषेक मनु सिंह भी सांसद बन गए। बीजेपी की पकड़ राज्यसभा में से और ज्यादा मजबूत हो गई है। कुल 96 सांसद अब भाजपा के हो गए हैं और एनडीए गठबंधन भी बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में पहला ऐसा मौका है कि एनडीए राज्यसभा में बहुमत तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार को बिल पास करने में इससे आसानी होगी। अब तक बीजेपी के लिए डिपेंडेंसी थी, मसलन बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस जो कि जगन मोहन की पार्टी थी, इन दलों से बीजेपी दरअसल सहयोग लिया करती थी या एआईएडीएमके से सहयोग मांगा करती थी ताकि बीजेपी अपने बिल राज्यसभा में भी पास करवा पाए। लेकिन अब एनडीए अपने दम पर राज्यसभा में बिल पास करवा पाएगा। ये आंकड़ा अब समझिए। दरअसल राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों की संख्या है और लेकिन 8 सीटें अभी खाली हैं। 4 जम्मू कश्मीर क्योंकि वहां विधानसभा नहीं है और 4 मनोनीत सदस्य जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये सीटें भी खाली हैं। और सदन में सदस्यों की इससे संख्या हो गई है 237, यानी बहुमत का आंकड़ा हो गया है 119 सदस्यों का। तो 119 का आंकड़ा है बहुमत का, कुल 237 है। 119 से 19 238 होगा, आधा से ज्यादा, यानी 119 सांसद चाहिए बहुमत के लिए। अगर कोई बिल बीजेपी को पास करवाना होगा उसके लिए 119 सांसदों का साथ चाहिए होगा। बीजेपी के हैं 96 सांसद जो इस चुनाव में बढ़े हैं। 9 सांसद बीजेपी के, कुल मिलाकर 96। सहयोगी दलों के हैं सांसद 16 और मनोनीत यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड सांसद हैं 6। एक निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा, वो भी बीजेपी के साथ ही रहते हैं। ये पूरा आंकड़ा आप मिलाएंगे तो हो जाएगा 119। बहुमत का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी के साथ है और इससे बीजेपी के लिए आसान हो गई है राह अपने बिलों को पास करवाने के लिए। दूसरे दलों से अब सहयोग नहीं लेना होगा, बल्कि एनडीए अपने दम पर ही इन बिलों को राज्यसभा में पास करवा सकेगी। एनडीए को वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर मोहर लगवाने में सफलता मिलेगी। हालांकि जेपीसी के पास है, लेकिन जब भी राज्यसभा में भी आएगा तो एनडीए को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी।
इसके अलावा वक्फ संपत्तियां, अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली विधेयक 2014 को राज्यसभा से वापस लिया गया था। इसके अलावा इस बजट सत्र में राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर्स विधेयक 2024। इन दोनों विधेयकों पर अभी राज्यसभा से मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अब इन बिलों के लिए भी राह आसान हो गई है। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अब राज्यसभा में भी आंकड़ा बहुमत तक पहुंच चुका है और पिछले 10 साल में एक तरह से पहला मौका है जब एनडीए बहुमत के इस आंकड़े तक पहुंच पाया है। वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए हैं और इससे कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित हो गई। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या अब बढ़कर 27 हो चुकी है। विपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 2 सदस्य अधिक हैं और फिलहाल राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, जो एक तरह से और सुरक्षित हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से पिछली बार उम्मीदवार बनाए गए थे। याद होगा आपको किस तरह से क्रॉस वोटिंग में उनको नुकसान हुआ था और वो राज्यसभा नहीं जा पाए थे। अब वो तेलंगाना से सांसद बन गए। इसके अलावा बीजेपी का असम, महाराष्ट्र में 2-2 सांसद इसमें जीते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा में 1-1 सीट पर कब्जा अभी तक था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को 4 सीटों का फायदा हुआ है। हरियाणा, राजस्थान में कांग्रेस का 1-1 और बिहार में आरजेडी को 1 सीट पर नुकसान हुआ है। कांग्रेस आरजेडी को 1 सीट का दरअसल नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 1 सीट तेलंगाना में जीत ली है। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस का 1 और ओडिशा में बीजेडी का, बीजू जनता दल का 1 सांसद था। तेलंगाना में के केशवराज बीआरएस छोड़कर जुलाई में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां एक तरह से दल बदल हुआ, जबकि ओडिशा की ममता मोहंता भी पिछले महीने ही बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद यहां ये आंकड़ा बदला है।